नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस निःशुल्क YouTube क्लास में। और आज से हम इतिहास का सीरीज शुरू कर रहे हैं और इस कड़ी में इतिहास का जो प्रथम चैप्टर है उसको आज हम पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास जानने के स्रोत, सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, यानी प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत। और सौजन्य है आपका करियर कंचन सिविल सर्विसेज एकेडमी, और इसके माध्यम से आज हम जानेंगे। तो ये देखिए कुछ झलकियाँ कौटिल्य का अर्थशास्त्र, सम्राट अशोक के बारे में, बुद्ध के बारे में। ये हमारे नालंदा का खंडहर है। ये सभी भारतीय इतिहास जानने के स्रोत है। प्राचीन काल की जो भी घटनाएं हैं जिनको कि विस्मृत कर दिया गया था, उन्हें फिर से कैसे हम जानते हैं। तो आज के तारीख में तो हम इतिहासकारों द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को अध्ययन करके हम जान जाते हैं कि आज से 2000-3000 वर्ष पहले क्या क्या घटनाएं घटित हुई होंगी, कौन कौन से राजा महाराजा किस प्रकार शासन किए, ये सब बात। लेकिन तब सोचिए कि जब इतिहास की पुस्तकें उपलब्ध ना थी तो उस समय इतिहासकारों को कितना मशक्कत करना पड़ा होगा उन सब चीज़ों को जानने का कि वास्तव में क्या हुआ था। और लिखने वाले ने तो बहुत कुछ लिख दिया, परंतु असली बात क्या है, असली तथ्य क्या है, इसके लिए कई चीज़ों को मिलान करना पड़ता है और उन सब चीज़ों के बारे में हम जानेंगे। तो इतिहास लेखन का कार्य, एक बात हम बता दें कि अंग्रेजों के आगमन के बाद ही प्रारंभ हो सका। उसके पहले जो चीज़ें लिखी गई है उसको हम इतिहास की श्रेणी में नहीं रखेंगे। तो अंग्रेजों ने यहाँ पर आने के बाद यूरोपियन लोगों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की थी और उस संगठन का नाम था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई थी। और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में जितने भी विद्वान, यूरोपियन विद्वान थे, उन सब का काम था भारतीय ग्रंथों का, भारतीय चाहे वो धर्म ग्रंथ हो या धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ हो, उसका अध्ययन करके और भारतीय इतिहास की पड़ताल करना कि कहाँ से क्या क्या हुआ। और तब से इतिहास लेखन की जो परंपरा प्रारंभ हुई वो आज तक जारी है। और इतिहास की कई विधा, प्राचीन काल में जो औपनिवेशिक विचारधारा से ग्रसित विधा थी, वो अब धीरे धीरे सबल्टर्न हिस्ट्री में बदलता जा रहा है। तो इसके लिए तो फिर एक अलग क्लास लगेगा, लेकिन परंतु हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय इतिहास जानने के स्रोत क्या है। और इन स्रोतों के माध्यम से हम देखेंगे कि एक दिवसीय परीक्षाओं में जो वनडे एग्जाम होते हैं, ऑब्जेक्टिव परीक्षा, उसमें हजारों क्वेश्चन का लिंक यहाँ से मिलेगा। साथ ही साथ अगर इतिहास वैकल्पिक विषय वाले कोई विद्यार्थी होंगे तो उनके लिए भी काफ़ी यह क्लास फायदेमंद होगा। तो प्राचीन भारतीय इतिहास जानने के स्रोत को अगर हम देखें तो इसको हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है साहित्यिक स्रोत यानी लिटरेरी सोर्स, और दूसरा है पुरातात्विक स्रोत, आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो ये दो प्रकार के हैं, लिटरेरी सोर्स और आर्कियोलॉजिकल सोर्स। तो इसमें से हम अभी के क्लास में हम इस पोर्शन को पढ़ेंगे, यानी साहित्यिक स्रोत को आज के इस क्लास में पढ़ेंगे और आर्कियोलॉजिकल सोर्स को हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ताकि क्लास बहुत ज़्यादा लंबा ना हो। तो चलिए एक नज़र देख लेते हैं। साहित्यिक स्रोत भी इनको दो भाग में बांटा जा सकता है। एक तो देसी साहित्य जो कि अपने देश में यानी भारत में लिखे गए हैं, और दूसरा है विदेशियों के विवरण, जो विदेशी समय समय पर हमारे देश में घूमने के लिए आए थे, चाहे वो मेगास्थनीज हो या फिर वुहेनसांग हो या फिर इत्सिंग हो। इन लोगों ने भारत के बारे में जो भी दृष्टांत सामने रखे हैं, इन लोगों ने जिस नज़रिए से देखा है, तो इनका भी काफ़ी महत्व होता है। और देश में विशेषकर संस्कृत भाषा में लिखे गए जो भी ग्रंथ हैं, तो वो सारे हम देसी साहित्य के रूप में रखते हैं। तो देसी साहित्य और विदेशी साहित्य, पूरे हम जो लिटरेरी सोर्स है, साहित्यिक स्रोत है, उसको दो वर्ग में हम बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आइए देसी साहित्य। तो देसी साहित्य को भी हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला तो जो धर्म से संबंधित है चीज़ें हैं, धर्म के ऊपर जो लिखी गई पुस्तकें हैं या ग्रंथ हैं, उसको हम धार्मिक साहित्य के रूप में रखेंगे। और जो धर्मेतर साहित्य है यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्य,
ये कोई धर्म के आधार पर नहीं लिखा गया है, बल्कि ये लोक जगत की जो भी चीज़ें देखने को मिली है, या लोक जगत की जो परंपरा है, जो संस्कृति है, जो नैतिक मूल्य है, उसको लिखा गया है। कथा कहानियों से भरपूर ये धर्मनिरपेक्ष साहित्य भी हमारे इतिहास लेखन में बहुत बड़ी मदद की है। तो ये हो गया देसी साहित्य, एक तरफ धार्मिक साहित्य और दूसरे तरफ हम धर्मेतर साहित्य को रख सकते हैं। अब आ जाइए विदेशियों के विवरण में। तो विदेशियों के विवरण में कई प्रकार के विदेशी आए। तो प्राचीन काल से हमारा यूरोप के साथ, यानी रोम के साथ, उस समय तो पूरा यूरोप एक ही था, पूरा यूरोप में रोमन साम्राज्य का बोलबाला था। बाद में धीरे धीरे यूरोपीय एकता भंग हो गई और कई सारे देश उत्पन्न हो गए। जैसे भारत हैं और भारत में छोटे छोटे राज्य हैं, उसी प्रकार यूरोप में भी छोटे छोटे जो राज्य के अनुसार वहाँ देश हो गए। तो ये जो विदेशियों के जो विवरण हैं, तो विदेशियों के विवरण कई प्रकार के जो लोग आते गए हैं। तो प्रारंभ में जो रोमन लोग आए, तो रोमन, यूनानी और ईरानी, ये लोग, इन लोगों का चूंकि भारत का व्यापार था, हम लोग मलमल कपड़े, गरम मसाले का व्यापार प्राचीन काल से करते आ रहे थे यूरोप, तो इन रास्तों से ईरान होकर यूनान और रोम जाता था। तो इस कारण से जो संबंध था, तो ईरानी, यूनानी और रोमन, ये सभी भारत, इनमें से कई सारे यात्री आए और भारत के विषय में जो कुछ भी लिखा वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरे वर्ग में हम रख सकते हैं चीनी और तिब्बती। चूँकि भारत बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है, भारत बौद्ध धर्म का जन्मस्थली है, और भारत से बौद्ध धर्म इसके आसपास के पड़ोसी देशों में काफ़ी विस्तार पूर्वक रूप लिया और काफ़ी ये फैला है। तो बौद्ध धर्म के कारण, बौद्ध धर्म का केंद्र होने के कारण काफ़ी सारे चीनी और तिब्बती यात्री भी बौद्ध धर्म का अध्ययन और यहाँ भ्रमण के लिए आते रहते थे। और इन लोगों ने जो कुछ भी लिखा वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और उसके बाद जब अरब साम्राज्य का उदय हुआ, अरब में जब पैगंबर मोहम्मद साहब ने इस्लाम का प्रचार किया और उसके बाद जो अरब का उत्थान हुआ, उस कारण से लगभग आधी दुनिया पर जब तुर्क और अरबी लोगों का कब्जा हो गया, तो उस समय से भी बहुत सारे अरबी और मुसलमान लेखक भारत आए, जिन्होंने भारत के संबंध में बहुत कुछ लिखा। तो इस प्रकार से ये हमारा साहित्यिक स्रोत है। और साहित्यिक स्रोत में लिखी हुई बातों का यदि पुरातात्विक स्रोत से यदि मैच कर जाता है, तो फिर माना जा सकता है कि ये बात सत्य है। इतिहासकारों के सामने बहुत बड़ी कठिन चुनौती होती है कि क्या सही है या क्या गलत है। कई बार क्या है कि साहित्यिक स्रोत में हम देखते हैं तो कई पुस्तकों में कई ऐसी चीज़ें लिख दिया गया है जिसका कि साक्ष्य बाद में नहीं मिलता है। जैसे कि पद्मावती, तो पद्मावती पर बना फिल्म पद्मावत काफ़ी विवाद हुआ था, करनी सेना के लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया था। परंतु अगर हम इसका सोर्स में जाएं तो कई सारे ऐतिहासिक ग्रंथों या कोई किसी प्रकार से प्रमाणिक साक्ष्य नहीं मिलता है कि पद्मावती नाम की कोई महिला थी या नहीं थी। चूँकि ये कहानी जो लिखा गया है मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा कविता के फॉर्म में, तो वो घटना के लगभग जो है 250 वर्षों के बाद लिखा गया है। तो पता नहीं उस समय का, कई बार क्या होता है कि समाज में जो प्रचलित अवधारणा है या जो लौकिक कथा के रूप में प्रचलित है, उन्हीं कथाओं को सत्य मान लिया जाता है और उसको लिख दिया जाता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि चंदवरदाई द्वारा लिखा गया जो पृथ्वीराज रासो है। तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज चौहान जो चौहान वंश के शासक थे, उसके बारे में कई सारी बातें उन्होंने लिखा है कि राजपूतों का जन्म अग्निकुंड से हुआ है, वो शब्दवेदी वाहन चलाना जानते थे। कुछ ऐसी आश्चर्यजनक बातें लिखी हुई है जिस पर कि आज के समय में विश्वास करना काफ़ी मुश्किल है। तो उन बातों का फिर जो है हम से पुरातात्विक स्रोत से हम मैच कराते हैं, और दोनों बातें अगर मैच हो जाता है तो उसे प्रमाणिक माना जाता है और वो इतिहास का अंग बनता है। तो इस कारण जो है दोनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऐसे कई सारे हमारे धार्मिक स्रोत हैं और जिसमें कई सारी बातें इस प्रकार से लिखी गई है जिनको कि बहुत सारे लोग सही नहीं मानते हैं, कथा कहानी की तरह मानते हैं। रामायण महाभारत की कहानियों को भी लोग
बहुत सारे विद्वान जो है उसको कथा कहानी की तरह मानता है कि लोकप्रिय कथा है, क्योंकि उसका बहुत सारा प्रमाणिक सोर्स नहीं मिले। कुछ लोग दावा करते हैं कि प्रमाणिक सोर्स है, तो इन सबों की खोज अभी भी जारी है, और जब एक फाइनल अंतिम निष्कर्ष पर निकलेंगे, हम लोग पहुंचेंगे, तो फिर उसको सही माना जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग चूंकि पुरातात्विक स्रोत के बारे में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम साहित्यिक स्रोत को हम देखते हैं। तो साहित्यिक स्रोत में चूंकि दो प्रकार के स्रोत के बारे में हम बताए थे साहित्यिक स्रोत में, पहला तो था देसी साहित्य और दूसरा था विदेशियों के विवरण। देसी साहित्य में भी दो प्रकार थे, एक थे धार्मिक साहित्य और दूसरा धर्मेतर साहित्य यानी धर्मनिरपेक्ष साहित्य। तो सबसे पहले उनमें से जो पहला है धार्मिक साहित्य, इसको हम ले लेते हैं। ये धार्मिक साहित्य, तो धार्मिक साहित्य में क्या होगा, तो सबसे पहले वेद और इसके उपवेद। हम जानते हैं 4 वेद हैं और सभी के एक एक कम से कम एक एक उपवेद में है, जिसको कि अगले स्लाइड में हम क्लियर करके बताएंगे। तो वेद और उपवेद में कई प्राचीन कथाओं को या ऐतिहासिक घटनाओं का जिक्र किया गया है, जैसे दशराज का युद्ध। तो दशराज का युद्ध जो है 10 राजाओं, ये आर्य लोग जब भारत आए थे तो यायावर और जनजाति फॉर्म में आए थे और यहाँ के मूल निवासियों के साथ लड़ाई हुआ। हालांकि इसमें भी कई विभिन्न प्रकार के मत हैं और धीरे धीरे इनको पूर्व और दक्षिण की ओर धकेलते चले गए। इतना ही नहीं, ये लोग आपस में भी युद्ध किए। तो इन युद्धों का वर्णन जो है वेद और उपवेद में है। तो ऐसे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से थोड़ा ही सही लेकिन महत्वपूर्ण है। इसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ में भी कई ऐतिहासिक तथ्य मिलते हैं। फिर है अरण्यक में भी, इससे भी हम इतिहास लेखन में हमें मदद मिलता है। फिर उपनिषद, उसके बाद वेदांत, षड्दर्शन, पुराण, स्मृति, ये सारे जो सनातन या ब्राह्मण धर्म कहिए, अभी हम हिंदू धर्म कह सकते हैं, तो उनके ग्रंथ हैं जो संस्कृत में उपलब्ध हैं और उस संस्कृत का कई सारे ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भी हुआ है। तो इनके सहारे हम ऐतिहासिक तथ्यों को हम ढूंढते हैं। कई सारे पुस्तक इस पर लिखे गए हैं, जैसे एक पुस्तक है वंडर्स दैट वाज इंडिया, जिसको कि एल वासम ने लिखा है। तो इन्हीं सब ग्रंथों को देखकर, इनको पढ़कर और उसके आधार पर वंडर्स दैट वाज इंडिया, एल वासम जो कि प्रसिद्ध इतिहासकार थे, उन्होंने लिखा है और आज भी पढ़ने योग्य है। तो इन्हीं सब चीज़ों को, इन्हीं सब पुस्तकों को देखकर उन्होंने लिखा और काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा बौद्ध धर्म और जैन धर्म, इन दोनों धर्मों की जन्मस्थली भारत रहा है और इनसे संबंधित तमाम सारे जो ग्रंथ हैं, हालांकि नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे ग्रंथ रखे गए थे जो कि कहा जाता है कि बख्तियार खलजी ने उसे ध्वस्त कर दिया और जला दिया था, तो बहुत सारे ग्रंथ उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने आए कई विदेशी छात्र, चीन और तिब्बत के जो लोग आए थे, उन्होंने जो ग्रंथ को यहाँ से भारत से ले गया था, तो उन ग्रंथों से हमें कुछ जानकारी मिलती है। तो ये सारे जो है धार्मिक साहित्यों के जरिए हमें ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होता है। इसके बाद अब चलते हैं इनके, जो हम बताए थे कि इनके बारे में हम विस्तार से बताएंगे। तो इसके आइए, तो वेद और उपवेद, इसको जानना जरूरी है। तो हम जानते हैं कि वेद कितना है, तो वेद 4 है। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद हैं और चारों के एक एक उपवेद भी हैं। एग्जाम में, एक दिवसीय एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और कई बार, सैकड़ों बार यह प्रश्न पूछा गया है। आयुर्वेद किसका उपवेद है? तो ऋग्वेद का। और यजुर्वेद का जो उपवेद है वो धनुर्वेद है। सामवेद का जो उपवेद है उसको गंधर्ववेद बोलते हैं और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो शिल्पवेद है। इसको नोट कर लीजिए कॉपी में, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसके बाद कुछ ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में हम जिक्र करते हैं। तो ब्राह्मण ग्रंथों में देखिए ऐत्रेय है, कौशिकी है और गोपथ है। ये 3 महत्वपूर्ण ग्रंथ को हमने यहाँ लिया है। फिर अरण्यक मतलब होता है जंगल, तो जंगल में बैठकर पढ़ने वाले, तो इसमें भी है ऐत्रेय है, तैत्तिरीय है, मैत्रायणी है। ये सभी कुछ ग्रंथ हैं जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, उसको हम यहाँ पर रखें। उसके बाद है उपनिषद है 108 उपनिषद, कहा जाता है कि 108 उपनिषद हैं। हालांकि सभी प्राप्य नहीं हैं, कुछ प्राप्य हैं। उनमें से मुंडको उपनिषद,
कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया, तो ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। यही उपनिषद है जहाँ से सत्यमेव जयते, जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य है, सत्य की विजय होती है, सत्यमेव जयते, वो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। फिर कठोपनिषद, यहाँ से हम देखते हैं यम नचिकेता का एक कहानी है जो काफ़ी फेमस है, जो यमराज से जीवन और मृत्यु के संबंध में जानते हैं। ठीक है, तो ये कठोपनिषद है। फिर छांदोग्योपनिषद है और फिर है बृहदारण्यकोपनिषद। तो ये उपनिषद है, 108 में से कुछ कुछ छांट कर यहाँ दिया गया है। और उसके बाद आ जाइए वेदांग। तो वेदांग कितने हैं? तो वेदांग 6 हैं। ठीक है, ये वेदों को समझने के लिए काफ़ी जरूरी है, उपनिषद और वेदांग। उपनिषद और वेदांग दोनों जो है वेद को समझने के लिए। तो पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा व्याकरण, चौथा निरुक्त, पांचवा छंद और छठा ज्योतिष। तो ये वेदांग है। कई बार एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाता है कि इसमें से कोई 3 दे देगा और एक इधर से कोई दे देगा, जैसे तैतरी, और ये पूछ देगा कि इनमें से कौन जो है वो वेदांग नहीं है, उसकी पहचान कीजिए। तो ये सब काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके एक दिवसीय एग्जाम के लिए। अब आप आगे आइए, इसी में कुछ भाग और बचा हुआ है। तो षड दर्शन, यानी भारत में 6 प्रकार के दर्शन हुए थे। तो ये षड दर्शन मतलब 6, षड मतलब 6 होता है, 6 दर्शन है। तो सांख्य दर्शन है, योग दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, पूर्व मीमांसा है और उत्तर मीमांसा है। सभी के लेखक हैं, आप देख लीजिएगा। कपिल है, पतंजलि है, कनाद है, उसके बाद जैमिनी है, बद्रायन है। तो इसको यह एक प्रकार का टास्क रहा कि सभी के आगे आप अपना, इनके जो लेखक हैं पुस्तक से खोज कर इसको लिखना है। यह एक प्रकार का टास्क हुआ कि सांख्य दर्शन के कौन लेखक है, योग दर्शन के कौन है, न्याय दर्शन के कौन है, ठीक है, वैशेषिक दर्शन के कौन है, पूर्व मीमांसा उत्तर मीमांसा के कौन है। तो इसको मैं अभी नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों का टास्क रहा। उसके बाद देखिए पुराण हो गया, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, गरुड़ पुराण। ये पुराण माने जाते हैं कि 18 पुराण है। तो 18 पुराण में से हम कुछ का यहाँ जिक्र किए हैं। फिर स्मृति है, मनुस्मृति। मनुस्मृति ये पुस्तक काफ़ी विवादित है और माना जाता है कि इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बहुत ही कठोर नियम लागू किए गए थे, और जिससे क्या है कि मानव में जो असमानता है, जो मानव में यानी जातिवाद का जो विस्तार हुआ भारत में, तो इसी पुस्तक के जरिए महिलाओं के संबंध में भी कई आपत्तिजनक बातें इसमें लिखी गई है। इसीलिए मनुस्मृति का विरोध होता है और भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इस पुस्तक को जलाया था, मनुस्मृति पुस्तक को, और इसको समानता के खिलाफ माना था। तो यह पुस्तक काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसका पूछा जाता है। फिर नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, ये सब स्मृति है। इसके अतिरिक्त जो है 2 महाकाव्य है, एक है रामायण और दूसरा है महाभारत। तो ये हमारे धार्मिक साहित्य थे जहाँ से कुछ कुछ हमें ऐतिहासिक स्रोत प्राप्त होते हैं। तो अब चलते हैं हम धर्मेतर साहित्य की ओर, यानी ये तो धार्मिक साहित्य हो गया। अब आगे हम धर्मनिरपेक्ष साहित्य, यानी जो धर्म से अलग होकर पुस्तकें लिखी गई है और धार्मिक पुस्तकों के बनिस्पत जो धर्मनिरपेक्ष पुस्तकें हैं, ये काफ़ी इतिहास लेखन में इनका काफ़ी बड़ा योगदान है। क्योंकि यहाँ पर जो बातें लिखी गई है वो लौकिक जगत की बातें हैं, जो जनता की बातें हैं उसको लिखा गया है। तो इतिहास लेखन में इतिहासकार यहाँ से काफ़ी कुछ चीज़ों को प्राप्त किया है जो हमारे ऐतिहासिक स्रोत में काफ़ी मदद करता है। यहाँ देखिए फिगर है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम एक कहानी है और यह कहानी शकुंतला और दुष्यंत की है, और ये कहानी आपको महाभारत में भी मिलेगा। शकुंतला और दुष्यंत की प्रेम कहानी। दुष्यंत एक राजा थे और शकुंतला एक वन कन्या थी, दोनों के बीच प्रेम होता है और इसी से काफ़ी एक प्रतापी राजा, प्रतापी बालक पैदा होता है जिसका नाम भरत होता है। ये बाघों के साथ खेलते हैं, भालू के साथ इनकी दोस्ती रहती है, चिता के साथ लड़ता है
और माना जाता है कि यही भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है अभिज्ञान शाकुंतलम यह पुस्तक। अब कुछ पुस्तकों का लिस्ट है, और ये ऐसे पुस्तकों का लिस्ट है जो कि एक दिवसीय परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। हालांकि इस प्रकार के लिस्ट जो है और भी काफ़ी लंबे चौड़े हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ और पुस्तकों का लिस्ट डाल दूंगा, परंतु अभी जो है इतने पुस्तकों का आप देख लीजिए, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और बार बार एक दिवसीय परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो उनमें से पुस्तक है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक हैं पाणिनि। ये व्याकरण की पुस्तक है, पाणिनि लिखे हुए हैं। उसी प्रकार ये आपका महाभाष्य है, ये अष्टाध्यायी पर ही टीका है जिसे कि पतंजलि ने लिखा था, ठीक है। उसके बाद अर्थशास्त्र, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है जिसको कि कौटिल्य या चाणक्य ने लिखा था। तो ये कौटिल्य, चाणक्य, इनका एक और नाम विष्णुगुप्त भी है, और इनके द्वारा जो भारत में मौर्य काल है, मौर्य काल पर इस पुस्तक में काफ़ी व्यापक जानकारी दी गई है। ये पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र है, परंतु यह राजनीति विज्ञान और युद्ध नीति, युद्ध कौशल के बारे में इसमें लिखा गया है। माना जाता है कि कौटिल्य यानी चाणक्य ही वह व्यक्ति थे जिसे कि घनानंद के दरबार में अपमान मिला था, और वहीं से उन्होंने कसम खाया था कि मैं तुम्हारे साम्राज्य को नष्ट नाबूद कर दूंगा। और उधर विदेशी आक्रमण सिकंदर का भी पूर्वोत्तर क्षेत्र से लगातार बढ़त बनाए हुए थे। ऐसे में इन्होंने एक गडेरिया के बच्चे को, जो कि राजा खेल रहे थे, और इन्होंने झूठ मूठ में जाके एक गाय का दान मांगा, और उस राजा ने खुशी खुशी गाय इसको दे दिया। इससे प्रभावित होकर वो उस गडेरिया के बच्चा को तक्षशिला ले गए थे, और तक्षशिला में उसे शस्त्र विद्या में इतना निपुण किया, और उसे सिकंदर और घनानंद के सामने यानी दोहरी चुनौतियों के समक्ष पेश किया। और न सिर्फ सिकंदर इनके पराक्रम से भयभीत हो गए, और उनकी सेनाओं ने जो सिंधु नदी है पार करने से इनकार कर दिया, बल्कि घनानंद को भी एक बड़ी पराजय मिली, और उसी समय से मौर्य काल की स्थापना हुई। और यह जो गडेरिया का बच्चा था वो चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। और वहाँ से जो मौर्य काल प्रारंभ हुआ, आगे की कहानी हम जानते हैं, बिंदुसार, और उनके बाद फिर अशोक, सम्राट अशोक। और सम्राट अशोक की जो नीति थी, आज भी उसकी बहुत सारी नीतियों को भारत सरकार या देश दुनिया में उसको फॉलो करते हैं। तो ये अर्थशास्त्र में काफ़ी विस्तार से लिखा गया है। उसी प्रकार एक पुस्तक है राजतरंगिणी, जिसको कि कलहन ने लिखा है, और ये एक ऐसा पुस्तक है जिसको कि हम विशुद्ध रूप से इतिहास की पुस्तक कह सकते हैं, विशुद्ध इतिहास। और बाकी पुस्तकों में थोड़ा बहुत ऐतिहासिक झलक मिलता है, लेकिन राजतरंगिणी एक ऐसा पुस्तक है जिसे कि विशुद्ध रूप से हम इतिहास की पुस्तक कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार से कश्मीर के इतिहास के बारे में जिक्र किया गया है। एक और पुस्तक है मृच्छकटिकम, जिनके लेखक है शूद्रक। ये तो काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मृच्छकटिकम का होता है मिट्टी का खिलौना, मिट्टी का खिलौना। इस पुस्तक में एक तवायफ यानी वेश्या और शहर के एक धनाढ्य व्यापारी के बीच की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, और उसी के सहारे उस समय की लौकिक जगत की कथाओं को वर्णन किया गया है, जिससे कि कुछ कुछ ऐतिहासिक झलक मिलते हैं। उसके बाद अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, जिसका कि अभी हम जिक्र कर चुके हैं। मालविका अग्निमित्रम, इसके भी कालिदास लेखक हैं। ये मौर्य काल और गुप्त काल दोनों काल के संबंध में इसमें जानकारी हमें प्राप्त होता है। उसके बाद विक्रमांक देवचरित, जिनके लेखक बिल्हन हैं। फिर गार्गी संहिता, जिसके लेखक कात्यायन हैं। फिर कामसूत्रम है, वात्सायन। ये लौकिक और गृहस्थ जीवन पर बहुत ही सुंदर पुस्तक है, जिसमें कि स्त्री पुरुष के संबंधों को काफ़ी बेबाकी और विस्तार से वर्णन किया गया है। फिर हर्षचरित, वानभट्ट। यहाँ पर और भी कई पुस्तकें हैं जिसको कि
हर्षवर्धन ने स्वयं लिखा है, कादम्बरी जिनमें से एक है। ये वानभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। तो हर्षचरित के माध्यम से इन्होंने हर्षवर्धन, जो कि 6वीं शताब्दी के आसपास जो है उत्तर भारत में अपना शासन स्थापित किए थे, तो उनके बारे में वर्णन करता है। फिर 10 कुमार चरितम, जिसके लेखक हैं दंडिन, पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई, और फिर संगम साहित्य, तो तमिल विद्वानों ने मिलकर लिखा है। तो इसके अलावे और भी कई धर्मेतर साहित्य हैं जिनसे कि भारत में ऐतिहासिक स्रोतों की जानकारी मिलती है। उसका हम लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से डाल देंगे, जिसको आप पढ़ सकते हैं, या फिर विभिन्न प्रकार के इतिहास की पुस्तकों से भी आप उसे जान सकते हैं। तो ये था हमारा धार्मिक साहित्य हो गया, धर्मेतर साहित्य भी हो गया। अब हम विदेशियों के विवरण के बारे में चलेंगे कि कौन कौन से विदेशी कब कब हमारे देश में आए और उन्होंने हमारे देश के बारे में या उसके किसी क्षेत्र के बारे में जो कुछ लिखा वो किस प्रकार से ऐतिहासिक दृष्टिकोण से। तो आ जाइए विदेशियों के विवरण। तो विदेशियों के विवरण में हमने पहले भी बताया कि 3 कैटेगरी में इसको बांटा जा सकता है। पहले कैटेगरी में ईरानी, यूनानी, रोमन। दूसरे कैटेगरी में चीनी और तिब्बती को रख सकते हैं, और तीसरे कैटेगरी में अरबी एवं मुसलमान। तो सबसे पहले ईरानी, रोमन और यूनानी। तो अगर ईरानी और रोमन दोनों मिला के अगर देखा जाए तो इसमें सबसे पहले ईरान का एक राजवैद्य था टेशियस। तो इन्होंने भी अपने ग्रंथों में भारत का कुछ कुछ जिक्र किया है। तो ये टेशियस ईरान का राजवैद्य था और इन्होंने भी भारतीय इतिहास लिखने में मदद किया। उसके बाद प्लिनी जो कि एक रोमन लेखक थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखा नेचुरल हिस्ट्री। हालांकि इसका रोमन में नाम कुछ अलग है, तो उसका अगर इंग्लिश देखें तो नेचुरल हिस्ट्री होता है, और नेचुरल हिस्ट्री में भी भारत का वर्णन इन्होंने किया है। फिर टॉलमी का एक पुस्तक है ज्योग्राफिका। तो ज्योग्राफिका में भी टॉलमी ने बहुत सारी बातों को लिखा है। हालांकि टॉलमी ने काफ़ी सारी आश्चर्यजनक बातों को भी इसमें लिख दिया है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा प्रमाणिक नहीं है। लेकिन एक बात है कि ये सब प्रारंभिक ऐसे पुस्तकें हैं जिनमें भारत के संबंध में कुछ कुछ लिखा गया है। एक पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, और वो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी। अब इनके जो लेखक हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं होता है कि ये कौन लेखक थे और किसने इसे लिखा, उसके बैकग्राउंड के बारे में। हो सकता है कि शायद पुस्तक का 1-2 पेज कवर फट गया हो, जिससे लेखक के बारे में पता नहीं चलता, लेकिन इतना पता चलता है कि 80 ईस्वी के आसपास ये हिंद महासागर की यात्रा पर आए थे और भारत में 1-2 वर्ष बिताए थे, और 80 ईस्वी के आसपास की जो भी घटनाएं हैं, उस समय की जो शासन व्यवस्था थी और भारत का जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक संरचना था, उसके बारे में काफ़ी विस्तार पूर्वक इस पुस्तक में लिखा गया है। लेकिन दुर्भाग्य से उसके नाम का पता नहीं। कुछ लोग उन्हें कहते हैं कि ये इरिथ्रियन ही उनका नाम था, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यानी इरिथ्रियन ही नाम था, लेकिन कहा नहीं जा सकता है क्योंकि इसका नाम अज्ञात है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। उसके बाद आप यूनानी आ जाइए। तो यूनानी लेखकों के बारे में हम 3 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सिकंदर का आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में, यानी 326 BC में सिकंदर का जो आक्रमण हुआ था, तो यह एक बहुत बड़ी घटना है। हाइडेस्पीज का युद्ध हुआ था। सिकंदर और जो हमारे सीमावर्ती भारत के जो राजा थे पुरु, पोरस, सिकंदर और पोरस के बीच लड़ाई काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और क्योंकि पोरस ने भारत जाने के लिए अपने राज्य से होकर मार्ग देना अस्वीकार कर दिया था कि हम मार्ग नहीं दे सकते, इसी कारण से लड़ाई हुई थी। और उसके बाद से झेलम नदी को सिकंदर की सेना पार नहीं कर पाई थी। झेलम सिंधु नदी के सहायक नदी है, तो झेलम नदी पार नहीं कर पाई थी, जिसके कारण भारत विजय का उसका सपना जो है वो अधूरा रह गया था। तो ये यूनानी जो लेखक है उसको 3 वर्ग में हम बांट सकते हैं। पहला है सिकंदर के आक्रमण से पूर्व, जब सिकंदर भारत नहीं आए थे तो उस समय भी बहुत कुछ लिखा गया था। उनमें से सबसे जो प्रसिद्ध है वो हेरोडेटस, जिन्होंने लिखा था हिस्टोरिका, और इसी पुस्तक के कारण इसे फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है।
फादर ऑफ हिस्ट्री। हेरोडोटस को फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो हिस्टोरिका लिखा इसमें देश दुनिया के बारे में काफ़ी कुछ लिखा और भारत के संबंध में भी इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। उसके बाद सिकंदर के समकालीन, जब सिकंदर आक्रमण किए थे तो उनके साथ कई सारे इतिहासकार भी आए थे, या जो नहीं आए थे उन्होंने यूनान से ही बैठकर लिखा था। उनमें से दो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक है ओनेसिक्रिटस, जिन्होंने हिस्ट्री ऑफ वार लिखा था। यूनानी में इसका नाम कुछ अलग है, परंतु उसका इंग्लिश अनुवाद हिस्ट्री ऑफ वार यानी युद्धों का इतिहास। और दूसरा है अरिस्टोबुलस, जिन्होंने सिकंदर का जीवनी लिखा था, बायोग्राफी ऑफ सिकंदर। और उसके बाद सिकंदर के बाद जब सिकंदर वापस चले गए थे तो भारत के जो सीमावर्ती क्षेत्र है उनका शासन अपने एक मंत्री, इनके जो दरबारी मंत्री थे सेल्यूकस के हाथों सौंप दिया था। माना जाता है कि इसी सेल्यूकस से जो मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जिनसे चाणक्य जुड़ा हुआ है, चंद्रगुप्त मौर्य, तो चंद्रगुप्त की मौर्य बाद में इसी सेल्यूकस से हुआ था। और सेल्यूकस को काफ़ी हार मिला था और सेल्यूकस की बेटी से फिर चंद्रगुप्त मौर्य का विवाह भी हुआ था। ये सारी घटनाएं हैं जिनमें कि सिकंदर ने 500 हाथी दिया था उनको उपहार में। तो ये सेल्यूकस के जो एक विशेष दूत थे वो पाटलिपुत्रा के अध्ययन के लिए मेगास्थनीज वो आए थे। इन्होंने जो पुस्तक लिखा उस पुस्तक का नाम है इंडिका। तो इंडिका में पाटलिपुत्रा और भारत के संबंध में काफ़ी व्यापक रूप से जानकारी दी गई है, परंतु दुर्भाग्य है कि ये पुस्तक आज मूल रूप में प्राप्य नहीं है, वो नष्ट हो गया है। बाद के जो यूनानी लेखकों ने इस पुस्तक का संदर्भ देते हुए अपने रचनाओं में लिखा है, उसी से हमें पता चलता है कि इंडिका नाम की कोई पुस्तक था जिसे कि मेगास्थनीज ने लिखा था। और उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में यहाँ काफ़ी कुछ लिखा है। यहाँ के राजप्रसाद, जो चंद्रगुप्त मौर्य का लकड़ी वाला जो महल था, जो कि अभी भी कुम्हरार में स्थित है, उसको जाके देखा जा सकता है, तो उसके बारे में लिखा। इन्होंने पाटलिपुत्रा के जो समाज हैं उनको 7 वर्गों में विभाजित किया था और काफ़ी कुछ लिखा है। तो ये आपके विदेशी यात्रियों के विवरण में ईरानी, रोमन एवं यूनानी के बारे में आपने पढ़ा, देखा। इसके बारे में और भी आगे आप पुस्तकों से पढ़ सकते हैं। अब हम चलेंगे चीनी और तिब्बती। चीनी और तिब्बती में देखिए, सबसे पहला तो ये फाहियान है, क्योंकि 399 में आए थे और इन्होंने जो कुछ लिखा उसका एक संकलन इंग्लिश में है, द ट्रेवल ऑफ फाहियान। तो इस पुस्तक में जो फाहियान का जो यात्रा वृत्तांत है उसको इसमें शामिल किया गया। उसके बाद दूसरा नंबर पर आता है हुएनसांग। फाहियान तो खैर ये गुप्त काल में आए थे, ये आए थे गुप्त काल में, और ये हुएनसांग आए थे हर्षवर्धन के काल में, ये आए थे 6ठी-7वीं शताब्दी में। तो हुएनसांग, जिसे हुआन चांग भी कहा जाता है, 629 ईस्वी में ये आए थे। और इनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तकें हैं CU की रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड, ये अनुवाद है इंग्लिश में, द लाइफ ऑफ हुएनसांग। और यही कारण है कि चूंकि ये काफ़ी घुमक्कड़ व्यक्ति थे, हुएनसांग तो काफ़ी घुमक्कड़ व्यक्ति थे, इसलिए इसे प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी कहा जाता है, यानी यात्रियों का राजकुमार, या शाक्य मुनि भी कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, ये क्वेश्चन BPSC में भी पूछा गया है, कई सारे वनडे एग्जाम में पूछा गया है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है। तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स किसको? तो हुएनसांग को कहा जाता है। उसके बाद फिर इत्सिंग आए। इत्सिंग 608 ईस्वी में आए। इन्होंने बौद्ध ग्रंथों का चीनी भाषा में अनुवाद किया और चीनी भाषा से फिर हिंदी अंग्रेजी में अनुवाद होकर हमारे पास पहुंचा। और एक और महत्वपूर्ण लेखक है लामा तारानाथ, ये तिब्बत के थे। ये 1575 से 1634 ईस्वी के बीच हुए, मतलब कि प्राचीन काल के काफ़ी बाद हुए, परंतु इन्होंने काफ़ी कुछ बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करने के पश्चात जो लिखा, तो एक पुस्तक है कंग्यूर तंग्यूर। इससे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ झलक मिलता है। और एक पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म, इन्होंने कुछ अलग लिखा होगा पुस्तक का नाम, उसका जो अंग्रेजी अनुवाद है तो वो हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म है। तो ये चीनी और तिब्बती लेखकों का भारतीय इतिहास लेखन में काफ़ी योगदान है। अब आ जाइए अरबी एवं मुसलमान। तो चूंकि ये हम प्राचीन भारत के इतिहास जानने का स्रोत अभी हम जान रहे हैं, मध्यकालीन भारत के कुछ अलग होंगे, आधुनिक भारत के कुछ अलग होंगे। तो प्राचीन भारत का जब मुसलमानों का आगमन यहाँ पर हुआ, सबसे पहले तो अफगानों का हुआ था 712 ईस्वी में, ये सिंध विजय, जबकि मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया।
इसके पहले भारत को अजय समझा जाता था। उसके बाद तुर्क लोग आए और उसके बाद फिर अरबी भी आए। तो ये लोग जो आए तो इन लोगों के साथ जो लेखक आए भारत में, या जो नहीं आए अपने जगह से ही बैठकर जो लिखा, तो चूंकि उस समय तक लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी तक प्राचीन इतिहास का अंत हो जाता है और उसके बाद मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभ हो जाता है, तो इसलिए बहुत कम है यहाँ। लेकिन फिर भी एक पुस्तक है चचनामा। तो चचनामा के लेखक के बारे में विवाद है, बहुत सारे जगह में इनको माना जाता है कि इसको मोहम्मद अली ने लिखा था, कुछ जगह खुफरी अहमद के बारे में जिक्र मिलता है कि उन्होंने लिखा था। खैर जो भी हो, लेकिन चचनामा में अरबों के सिंध विजय के बारे में काफ़ी कुछ वर्णन किया गया है। और ये आक्रमण जो हुआ था सिंध पर वो 712 ईस्वी में हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था जो कि भारत पर आक्रमण किया था और भारत के 2 प्रांत को जीतकर भारत की जो अजेयता अभी तक माना जाता था कि भारत अजेय है, जिसको जीता नहीं जा सकता है, उसको इन्होंने तोड़ दिया था, इस मिथक को तोड़ दिया। और इसी से प्रेरणा पाकर, हालांकि ये जो अरबों का सिंध विजय था वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र थे और इसका कोई दूरगामी प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ, इससे ये हुआ कि इस विजय ने अनेक मुस्लिम आक्रमणकारियों को यह प्रेरणा दिया कि भारत को जीता जा सकता है। और वही प्रेरणा पाकर कालांतर में हम देखते हैं कि मोहम्मद गजनवी भारत आए और उनका 17 आक्रमण का जिक्र है। फिर मोहम्मद गौरी आए और उन्होंने फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और फिर बाबर आए। तो लगातार जो आक्रमणकारी आते रहे और फिर यहाँ पर जो शासन व्यवस्था स्थापित किए, तो उसका प्रेरणा मोहम्मद बिन कासिम से जरूर मिला। उसके बाद अलबरूनी, ये महमूद गजनवी जब भारत आए थे तो इन्होंने तहकीके हिंद लिखा था। ये साथ में आए थे और उस समय के सारे वृत्तांत को इन्होंने लिखा। हालांकि इसमें कई सारी अतिरंजना भी है, कई सारी अतिरंजित बातों को भी लिखा गया है। फिर इबन बतूता, ये मोरक्को के यात्री हैं, मोरक्को के यात्री थे और ये काफ़ी घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। इबन बतूता, इनका एक पुस्तक है रेहला जो कि काफ़ी फेमस है। तो इबन बतूता ने भी भारतीय शासन व्यवस्था के बारे में काफ़ी कुछ लिखा, प्राचीन से लेके, खास करके शेर शाह के बारे में इन्होंने काफ़ी कुछ लिखा। हालांकि ये मध्यकालीन की बात है और ये मोरक्को के यात्री थे। इसके अतिरिक्त अल-बिलादरी, सुलेमान, मिनहाज, अल-मसूदी, फरिश्ता, मार्को पोलो जो कि यूरोपीय थे, तो इन लोगों ने भारत के संबंध में काफ़ी कुछ लिखा, जिससे कि भारतीय इतिहास लेखन के क्रम में इतिहासकारों को यहाँ से मदद मिला और जो इतिहास इन्होंने लिखा वो उसको हम आज पढ़ते हैं। हालांकि जो इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है उसमें भी कितना सच्चाई है, कितना अतिरंजना है और कितना शुद्धता है, ये कहा नहीं जा सकता है। लगातार आगे इतिहास लेखन की परंपरा आगे बढ़ रही है। जैसे जैसे खुदाई होगा और साहित्यिक चीज़ों को, साहित्यिक जो तथ्य हैं उनको पुरातात्विक तथ्य से मिलान किया जाएगा, वैसे वैसे और भी सच्चाई सामने आते चला जाएगा। आज भी इतिहास में शोध का विषय है कि कैसे हम बिल्कुल सच इतिहास लिखें और सच इतिहास के लिए काफ़ी शोध करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि साहित्यिक स्रोत से जो भी तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं वो अगर पुरातात्विक स्रोत से मैच करता है तभी हम उसको सही माने। और पुरातात्विक स्रोत का काफ़ी महत्व है, क्योंकि जब लेखन कला का प्रारंभ नहीं हुआ था उस समय के इतिहास को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही साक्ष्य है और वो है पुरातात्विक स्रोत। तो अगले क्लास में हम पुरातात्विक स्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अभी तक बस इतना ही। जय हिंद।